गुड मॉर्निंग क्लास। 9th क्लास है। आज हम आपको काव्य खंड से हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले कविता क्या है, कविता किसे कहते हैं। प्रायः तुकांत लय आत्मक तथा छंदबद्ध रचना को ही कविता या पद्य का नाम दिया गया है, किंतु कविता का स्वरूप इससे कहीं अधिक विकसित है। कविता में यथार्थ का वास्तविक चित्रण नहीं मिलता, वरन यथार्थ को कवि जिस रूप में देखता है वह उसी का चित्रण कर देता है। इसी कारण कवि का सत्य या यथार्थ सत्य से भिन्न होता है। कविता में अतिशयोक्ति, दोष या मिथ्य न होकर अलंकार बनकर उसकी शोभा को बढ़ाता है। तो कविता किसे कहते हैं, जिसमें लय छंदबद्ध की रचना होती है, उसे कविता या पद्य कहते हैं। हम यह कह सकते हैं कि कविता वह प्रधान रचना है जो अपने विभिन्न उपादानों के माध्यम से पाठक अथवा श्रोता के मन को रस से अपलवित करके आनंद की अनुभूति कराती है, उसे कविता कहते हैं। तुक, लय, छंद तथा अलंकार आदि उनके प्रमुख उपादान बताए गए हैं। इसके बाद कविता तथा संगीत क्या है। कविता एक छंदबद्ध रचना मानी जाती है। छंद उसे संगीत प्रदान करता है। छंद की लय, गति, यति, वर्णों की आवृत्ति, तुकांत, पदावली इस संगीत के प्रमुख तत्व माने जाते हैं। परंतु संगीत तथा काव्य के क्षेत्र अलग अलग माने गए हैं। संगीत का आनंद मुख्य रूप से नाद का आनंद है। कविता में नाद का सौंदर्य वस्तुतः अर्थ का ही अनुगामी होता है। कविता भाव प्रधान, शब्द प्रधान मानी जाती है। इसमें कवि अपने भावों को पाठक के हृदय तक पहुँचाने के लिए वर्ण विषयों के समान अन्य वस्तु व्यवहार का वर्णन करता है, जैसे कमल के समान नेत्र, मृगनयनी, सिंह के समान वीर, चंद्रमा सा मुख आदि। तो यह सभी कविता के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के अनेक तत्व बताए गए हैं, जिसमें भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य और नाद सौंदर्य आते हैं। भाव सौंदर्य किसे कहते हैं। कविता में प्रेम, करुणा, क्रोध, हर्ष, उत्साह, दया आदि की हृदय स्पर्शी का चित्रण ही भाव सौंदर्य कहलाता है। भाव सौंदर्य को ही साहित्य के जानकार रस कहते हैं। प्राचीन आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। काव्य या कविता में श्रृंगार, हास्य, वीर, करुण, रौद्र, भयानक, अद्भुत ये सभी रस माने गए हैं। बाद में आचार्यों ने वात्सल्य तथा भक्ति को भी पृथक रस मानते हुए 11 रस स्वीकार किए हैं। इसके बाद आता है विचार सौंदर्य। विचार सौंदर्य किसे कहते हैं। विचारों की उच्चता से ही काव्य में गरिमा की अनुभूति होती है। आधुनिक कविता में विचार सौंदर्य का उदाहरण प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त की कविता में जहाँ राष्ट्रीयता और देश प्रेम आदि का विचार सौंदर्य है, वहीं रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में सत्य, अहिंसा एवं अन्य मानविकीकरण मूल्य दृष्टिगत होते हैं। वहीं जयशंकर प्रसाद की कविता में राष्ट्रीयता, सांस्कृतिक एवं गौरवपूर्ण अतीत के रूप हमें विचारों के सौंदर्य में देखने को मिलता है। इसके बाद आता है नाद सौंदर्य। तो नाद सौंदर्य किसे कहते हैं। छंदबद्ध रचना का नाम ही कविता है, क्योंकि छंद ही कविता में नाद सौंदर्य की सृष्टि करता है। छंद के द्वारा कविता में लय, तुक, गति तथा प्रवाह का समावेश होता है। वर्ण और शब्दों के सार्थक तथा समुचित विन्यास से कविता में नाद सौंदर्य और संगीतात्मकता आ जाती है। इससे कविता के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। वर्णों की बार बार आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार तथा
एक ही शब्द जब बार बार प्रयोग किया जाए तो उसे यमक से ही कविता में नाद सौंदर्य का समावेश होता है। जैसे खग कुल कुल सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा। यहाँ पर पक्षी का कलक से नाद सौंदर्य, यहाँ पर पक्षियों के कलरव में नाद सौंदर्य स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। कवि ने शब्दों के माध्यम से नाद सौंदर्य के साथ साथ पक्षियों के समुदाय तथा हिलते हुए पत्तों का चित्रण भी प्रस्तुत किया है। इसके बाद आता है काव्य सौंदर्य के भेद। काव्य सौंदर्य के दो भेद माने गए हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य किसे कहते हैं कि वह काव्य जो कानों से सुना जाता है, जैसे कि कविता, कहानी आदि। और दृश्य काव्य वह है जिससे अभिनय के माध्यम से देखा अथवा सुना जाता है, जैसे एकांकी और नाटक। तो वह काव्य जो हम सुन सकते हैं उसे श्रव्य काव्य कहते हैं, और वह काव्य जिसे हम देख सकते हैं, देख अथवा सुन सकते हैं, उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। श्रव्य काव्य के अंतर्गत कहानी और कविता आते हैं, और दृश्य काव्य के अंतर्गत एकांकी और नाटक आते हैं। दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य के भी दो भेद माने जाते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत कथा, जीवन चरित्र, घटना का क्रमबद्ध वर्णन होता है, इसलिए उसका प्रत्येक छंद अर्थ अभिव्यक्ति के दूसरे छंदों पर भी निर्भर होता है। और प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य तथा आख्यानक गीतियाएं आती हैं। महाकाव्य किसे कहते हैं? महाकाव्य में जीवन का व्यापक रूप में चित्रण होता है, इसकी कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है, इसमें वीर श्रृंगार तथा शांत रस की प्रधानता होती है तथा शेष रस गौड़ होते हैं। महाकाव्य सर्गबद्ध होता है, इसमें कम से कम 8 सर्ग माने गए हैं। हिंदी के कुछ प्रसिद्ध महाकाव्य जैसे पृथ्वीराज रसो, पद्मावत, श्री रामचरितमानस, साकेत, प्रिय प्रवास, कामायनी, उर्वशी आदि माने गए हैं। फिर आता है खंड काव्य। तो खंड काव्य किसे कहते हैं? खंड काव्य में जीवन के व्यापक चित्रण के स्थान पर उसके किसी एक पक्ष अथवा रूप का संक्षिप्त चित्रण होता है, परंतु खंड काव्य महाकाव्य से लघु अथवा एक सर्ग नहीं होता। तो खंड काव्य क्या होता है? इसमें जीवन के व्यापक चित्रण के स्थान पर किसी एक पक्ष अथवा उसके संक्षिप्त रूप का चित्रण होता है, या महाकाव्य से छोटा होता है। कुछ महाकाव्य खंड काव्य में अपनी पूर्णता होती है और संपूर्ण रचना में प्रायः एक ही छंद प्रमुख होते हैं, जैसे पंचवटी, जयद्रथ वध, नहसु, सुदामा चरित्र, गंगा अवतरण, हल्दी घाटी आदि हिंदी के कुछ प्रसिद्ध खंड काव्य माने गए हैं। इसके बाद देखिए ये काव्य भेद दिया हुआ है। तो काव्य के दो भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक, एकांकी आते हैं। इसके बाद जो श्रव्य काव्य है उसके अंतर्गत कविता, कहानी, उपन्यास आते हैं। श्रव्य काव्य के अंतर्गत हमें प्रबंध काव्य एवं मुक्तक काव्य देखने को मिलता है। प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीति काव्य देखने को मिलता है, जिसमें महाकाव्य है श्री रामचरितमानस, खंड काव्य है हल्दी घाटी और आख्यानक गीति है झांसी की रानी। मुक्तक काव्य के अंतर्गत पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक आते हैं। पाठ्य मुक्तक की रचना नीतिपरक दोहे और गेय मुक्तक की रचना मीरा के पदों में देखने को मिलती है। इसके बाद आता है मुक्तक काव्य। तो मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? मुक्तक काव्य महाकाव्य तथा खंड काव्य से भी भिन्न
होता है। इसमें एक अनुभूति, एक भाव या कल्पना का चित्रण किया जाता है। इसमें महाकाव्य या खंड काव्य जैसी धारावाहिकता न होने पर भी इसका वर्ण विषय स्वयं में ही पूर्ण रहता है। अर्थ अभिव्यक्ति में प्रत्येक छंद स्वतंत्र होते हैं, जैसे कबीर बिहारी रहीमदास के दोहे तथा सूरदास और मीराबाई के पद इसी मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं। मुक्तक काव्य के भी दो भेद बताए गए हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक किसे कहते हैं? इसमें विषय की मुख्य प्रधानता होती है। किसी में किसी एक प्रसंग को लेकर भाव अनुभूति का चित्रण होता है और किसी में किसी के विचार अथवा रीति का वर्णन होता है। जैसे कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास और रहीमदास के भक्ति एवं नीति के दोहे तथा बिहारी लाल, मतीराम, देव, बोधा आदि की रचनाएं पाठ्य मुक्तक के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद है गीति मुक्तक। गीति मुक्तक किसे कहते हैं? इसे गीति या प्रगति काव्य कहा जाता है। यह अंग्रेजी शब्द के लिरिक का समानार्थी शब्द है। इसमें आत्म अभिव्यक्ति, भाव अभिव्यक्ति, संक्षिप्तता तथा संगीतात्मकता की विशेष प्रधानता होती है। तो बच्चों, आज हमने आपको हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा दिया है। आज के लिए बस इतना ही।